जय हिंद। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ डिवीज़न। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एज अ ट्रेडर इंडिया आई और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दी हुई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। मतलब कि कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दिया गया था और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बनाया गया। याद रखिएगा, ये फर्स्ट गवर्नर थे। इन्होंने 2 बैटल्स लड़ी। फर्स्ट थी बैटल ऑफ पलासी, 23 जून 1757 को लड़ी गई, और सेकेंड थी बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ी गई। दोनों बैटल्स में रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। तो इसके बाद समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया 1765 में। इसमें अब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, यानी कि कंपनी का रिवेन्यू रिलेटेड भी पावर मिल गए थे। अब कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट भी थी और दीवानी राइट्स भी। लेकिन कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो अपनी झोली भरने में ध्यान देते थे, वो बहुत करप्ट थे। तो कंपनी के लोग अमीर तो हो रहे थे लेकिन कंपनी डेट में जा रही थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और ऑफिसर्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल स्टेबलाइज करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 में। इसमें कुछ रूल्स को चेंज किया गया, कुछ नए नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे कि पहले 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। फर्स्ट थी बॉम्बे, सेकंड मद्रास और थर्ड बंगाल। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको और ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया। इन्होंने दीवानी राइट्स को ख़त्म कर दिया। तो एक तो गवर्नर जनरल्स काउंसिल बना और दूसरी तरफ कोलकाता में, जिसको फोर्ट विलियम भी कहा जाता था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और कंपनी के ऑफिसर्स को प्राइवेट ट्रेड और रिश्वत लेने से प्रोहिबिट कर दिया। तो इस एक्ट में ये मेनली 3 चेंजेस हुए थे। और अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट था और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल्स इन काउंसिल, एक गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब दोनों के बीच में पावर टसल शुरू हो गया। गवर्नर जनरल्स काउंसिल बोले हम ज़्यादा पावरफुल हैं, सुप्रीम कोर्ट बोले हम ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इन दोनों के बीच इन्हीं लड़ाई को शांत करने के लिए और दोनों के बीच पावर का बंटवारा करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते थे। अब गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच पावर का बंटवारा हो गया। गवर्नर जनरल को थोड़ा ज़्यादा पावर दे दिया गया। इनको जितने भी ऑफिशियल एक्ट होंगे कंपनी के, उन सब का कंट्रोल, इसके साथ साथ रिवेन्यू और उससे रिलेटेड मैटर्स का भी कंट्रोल। इसके साथ साथ कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, उन पर भी गवर्नर जनरल्स काउंसिल का ही कंट्रोल दिया गया। यहाँ तक कि प्रोविंशियल कोर्ट का भी कंट्रोल गवर्नर जनरल काउंसिल को। और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया जो पर्सनल लॉ होंगे, जैसे कि हिंदू को हिंदूज लॉ से, मुस्लिम को मोहम्मदन लॉ से ही कोर्ट में ट्रायल करे। इतना सब कुछ करने के बाद भी रूल सही से नहीं हो रहा था। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसमें कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शंस को अलग कर दिया गया और फिर 2 बॉडीज़ बनाई गई। फर्स्ट थी कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करने के लिए था। तो ये 2 बॉडीज़ बनाई गई। मतलब इस एक्ट ने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंडिया में स्टेबलाइज किया, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये एक्ट सिग्निफिकेंट था। इसके पीछे 2 रीजन्स थे, वो 2 रीजन देखते हैं। इसमें पहली बार कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया इंडिया में कंपनी के अफेयर्स और इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर। ये थे पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद 1786 में
1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए कहा गया। तो इन्होंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं, मान लो तो मैं बन जाऊंगा। पहली शर्त थी स्पेशल केसेस में काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का पावर दिया जाए, और दूसरा था उनको कमांडर इन चीफ बनाया जाए। तो इनके इन्हीं दोनों शर्तों को मानने के लिए एक्ट ऑफ 1786 लाया गया और इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट आया। इसमें फर्स्ट थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ओवरराइडिंग पावर दिया गया था उसको फ्यूचर के गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स थे उनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद सेकंड, गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके ऊपर भी कंट्रोल दे दिया गया। और तीसरी थी कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 20 साल तक कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती थी। और फोर्थ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसके जो स्टाफ थे उनको सैलरी वगैरह भी इंडियन रेवेन्यू से ही पे किए जाएंगे। तो जितने भी चार्टर एक्ट आते थे वो सारे 20 सालों तक चलते थे, तो ये भी अगले 20 सालों तक चलेगी। तब तक आप लोग एक काम करो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको क्लिक करके बेल आइकन दबा दो और लाइक भी कर दो, और कमेंट में बताओ वीडियो कैसा है, मतलब आपको कैसा लगा। तो ये सब करते करते 20 साल हो गए। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813, एक नया चार्टर एक्ट आया। इसमें देखते हैं क्या क्या था। फर्स्ट, इसमें कंपनी के जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि उनका मोनोपोली चाइना और चाय के ट्रेड में रहा था, मतलब चाय के ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड में उनका मोनोपोली अब भी रहा। और क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको इंडिया में अलाउ कर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल, मतलब कि यहाँ के लोगों को अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उनको भी इंडिया में स्प्रेड करना शुरू कर दिया गया। और इसके अलावा फोर्थ थी लोकल गवर्नमेंट्स को लोगों से टैक्स कलेक्ट करने और अगर कोई ना दे तो उनको पनिश करने का पावर दिया गया। अब इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आई 1833 में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में गवर्नेंस के लिए। तो फर्स्ट थी कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके अलावा उनको सिविल और मिलिट्री पावर दे दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरी ब्रिटिश इंडिया का एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कॉमर्शियल बॉडी थी अब वह पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और इसी में पहली बार सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन के कारण ये शुरू नहीं हुआ, उसको खारिज कर दिया गया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इससे भी नहीं हुआ। फिर इसके 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया। ये एक नया चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसमें फर्स्ट थी गवर्नर जनरल्स काउंसिल के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। और गवर्नर जनरल्स काउंसिल के 6 नए मेंबर्स में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से अपॉइंट किया गया। और इसके अलावा पहली बार सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम लाया गया। अब इसमें इंडियंस भी अलाउ थे और इसके लिए मैकॉले कमिटी 1854 में अपॉइंट किया गया, द कमिटी ऑन द सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसके अलावा इसमें
कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया गया, लेकिन कब तक ये कुछ क्लियर नहीं था। यानी कि ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी के रूल को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद 1857 में रिवोल्ट हो गया, जिसमें हमारे मंगल पांडे जी थे। इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था। तो अब कंपनी को कहा गया तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, और 1858 में क्राउन रूल शुरू हो गया। शुरू करते हैं क्राउन रूल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कंपनी रूल। इसी बीच 1857 में रिवोल्ट हो जाता है और कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखिए। तो कंपनी रूल को ख़त्म करने के लिए और ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए लाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। चलिए देखते हैं वो चेंजेस क्या थे। तो फर्स्ट, इसमें जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। सेकेंड, इसमें डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो बॉडीज़ बनाई जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाता है और एक नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते हैं। इनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा कंट्रोल होता है और इसके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स काउंसिल बनाया जाता है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में। 1857 के वॉर के बाद इंडियंस जो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में अंग्रेज़ों का, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के कोऑपरेशन के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लाया गया। इसमें इंडियंस के कोऑपरेशन के लिए कुछ नए नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए। चलिए देखते हैं वो रूल्स क्या क्या थे। इस एक्ट ने शुरुआत किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन का रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अब वाइसरॉय ने कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम वाइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया। मतलब ये तीनों पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किए गए थे। इस एक्ट के अंदर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को फिर से लेजिस्लेटिव पावर दिया गया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन फिर से शुरू कर दिया गया। और 1862 में बंगाल, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और 1897 में पंजाब के लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किया। और वाइसरॉय को पावर दिया गया कि वो इमरजेंसी में बिना काउंसिल से सहमति लिए ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। इस एक्ट को लाया गया था ताकि इंडियन कोऑपरेट करे एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन इसी बीच 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और A.O. ह्यूम इसके फाउंडर होते हैं। इसमें मोस्टली इंडियंस होते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल जो कि इंडियंस ही होते थे उनकी संख्या बढ़ा दी जाए और कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिया जाए। तो इनके इन डिमांड को देखते हुए पॉलिसीज़ में चेंजेस किए जाते हैं और फिर आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट के अंडर फर्स्ट, सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल की मेंबर की संख्या बढ़ा दी जाती है। सेकेंड, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शन को बढ़ा दिया जाता है और उनको बजट डिस्कशन और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने का पावर दिया जाता है। हालांकि एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने के लिए उनको 6 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ता था। इसके अलावा थर्ड, यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपालिटीज़, ज़मींदार्स, ट्रेड बॉडीज़ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पावर दिया जाता है कि वो प्रोविंशियल काउंसिल में मेंबर्स रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब ये सब भी अब प्रोविंशियल काउंसिल में, याद रखिए प्रोविंशियल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल में नहीं, प्रोविंशियल काउंसिल में अब अपना मेंबर रिकमेंड कर सकते हैं। इस एक्ट के बाद फिर से 1909 में आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं और लॉर्ड मिंटो वायसरॉय थे उस टाइम। इसमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स किए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं वो रिफॉर्म्स क्या क्या थे। तो फर्स्ट, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के साइज को इंक्रीज कर दिया जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 16 से 60 कर दिया जाता है, 16 से 60। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या कुछ फिक्स नहीं की जाती है। सेकंड, इसी एक्ट के अंदर पहली बार वायसरॉय और गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इंडियंस को जोड़ना शुरू कर दिया जाता है, मतलब इंडियंस को एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाना शुरू कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन होते हैं जो वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करते हैं। उनको एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में पहली बार मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब अब मुस्लिम मेंबर को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते थे। लॉर्ड मिंटो उस टाइम वायसरॉय होते हैं, तो उनको याद रखिएगा, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता कहा जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब उन लोगों ने जितना चाहा इंडियंस को तोड़ के शासन किया। लेकिन फिर हमें पता ही है, कुछ टाइम बाद उनके बहुत सारे पिताजी लोग आते हैं, फिर वो उनकी तोड़ना शुरू कर देते हैं और उनको 1947 में भागना पड़ता है। उससे पहले क्राउन रूल के अंदर कुछ और भी एक्ट्स आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार डिक्लेयर करती है कि उनका ऑब्जेक्टिव इंडिया में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 लाया जाता है, जो 1921 में 1921 में लागू किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक 1919 का है पर लागू 1921 में होता है। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और चेम्सफोर्ड वायसरॉय थे। बताइए, ये कोई तरीका हुआ? लिखल चेम्सफोर्ड है, पढ़ना चेम्सफोर्ड है, मतलब लिखो पूरे पढ़ो आधे। लोग का देखिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नामे सुन के लगता है ये लोग के बाप रहे होंगे। चलिए अब इस एक्ट में क्या क्या था सो देखते हैं। तो फर्स्ट, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया जाता है, मतलब दो लिस्ट बनाया गया। फर्स्ट में था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस में लॉ बना सकती है, और सेकंड में था प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस किस में लॉ बना सकती है। अभी इंडिया में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो ये तो फर्स्ट था। सेकंड, तो प्रोविंशियल लिस्ट था, उसको भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को गवर्नर के द्वारा मिनिस्टर्स के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेट किया जाता करना था, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट को गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करना था। ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था उसको डायरकी कहते हैं। डायरकी मतलब डबल रूल। थर्ड, पहली बार बाय कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। बाय कैमरलिज्म मतलब एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट होगा और दूसरा लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अभी अपर हाउस और लोअर हाउस राज्यसभा और लोकसभा इंडिया में है, लोकसभा और राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस अभी इंडिया में है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंडर पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। फोर्थ, कहा गया कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कमांडर इन चीफ के अलावा 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन होंगे। पांचवा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम था उसको और बढ़ा दिया जाता है। हम लोगों ने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंडर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, और इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंडर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन
और यूरोपियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो जिस कैटेगरी का है उसी को वोट दे सकता है। सिक्स्थ, लंदन में इंडिया के लिए एक हाई कमिश्नर का एक नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का कुछ फंक्शन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेवेंथ, एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है। आपको याद है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंडर सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बार इस एक्ट के अंडर एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया जाता है 1926 में, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए या ये जो सर्विस कमीशन है उसको सेटअप किया जाता है। और आठवां, पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया जाता है, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी दिया जाता है कि वो अब अपना अलग बजट पेश कर सकते हैं, इनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये बहुत ही बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। हम लोग इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं। फर्स्ट, ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट एक यूनिट के रूप में होता है। ये एक्ट इस एक्ट के अंदर 3 लिस्ट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि सेंट्रल और जो यूनिट बनाया गया है उसके बीच पावर्स का बंटवारा कर सके। फर्स्ट लिस्ट था फेडरल लिस्ट, जो सेंटर के लिए था। इसमें 59 आइटम्स थे। सेकंड, प्रोविंशियल लिस्ट, ये प्रोविंसेस के लिए था। इसमें 54 आइटम्स थे। और सेकंड, कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों डिसीजन ले सकते थे। इसमें 36 आइटम्स थे। सेकंड फीचर, इसने डायरकी को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दिया। थर्ड, 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। ये 6 प्रोविंसेस थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। मतलब अब इन प्रोविंसेस में अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। फोर्थ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया। इस बार डिप्रेस्ड क्लास, एससीज, विमेन एंड वर्कर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया। देख रहे हैं, पहले मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के अंडर। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंडर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को दिया। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंदर डिप्रेस्ड क्लास, विमेन और वर्कर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। इसीलिए लोग को गाली देने का मन करता है ना, इतना तोड़ के गया कि आज तक जो ये नहीं पाए हैं। फिफ्थ, इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1958 के अंडर बनाया गया था, उसको हटा दिया। इस वीडियो में हम लोग इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए। तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को हटा दिया गया और इसके जगह पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एक एडवाइजर्स का एक टीम दे दिया गया। 6, कंट्री के करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया। याद रखिएगा, आरबीआई किसके अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर। 7th, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी स्थापना 1937 में हुई। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। अब चलिए नेक्स्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली क्लियर करते हैं कि 30 जून 1948 को इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग देश के पार्टीशन का डिमांड करती है।
फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है उसको देश के जिस भाग में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। और इसी दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसरॉय थे वो पार्टीशन प्लान को मतलब भारत माँ को तोड़ने का प्लान लेके आते हैं। इसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को इनेक्ट कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या थे। तो फर्स्ट, इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 से इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। सेकेंड, इंडिया का पार्टीशन किया जाता है और 2 देश बनते हैं, एक हमारी भारत माता और दूसरा बनता है पाकिस्तान। इसके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, इकोनॉमी पूरा डुबा लिया हमको दिखाता है राइफल। थर्ड, ऑफिस ऑफ वायसरॉय ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब अब वायसरॉय नहीं बनेंगे। माउंटबेटन लास्ट वायसरॉय थे। हालांकि इसके बाद 1947 में सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और फर्स्ट एंड लास्ट भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे। मतलब ये स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। फोर्थ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर देते हैं कि वो अपने अपने हिसाब से जो रूल अपने देश के लिए बनाना चाहे वो बना सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ख़त्म कर दिया जाता है। सिक्स्थ, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को वो छूट देते हैं कि वो अगर इंडिया के साथ जाना चाहे तो इंडिया के साथ जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं मतलब किसी के साथ नहीं जाना चाहते तो वो स्वतंत्र एक अलग देश बन सकते हैं। सेवेंथ, इंग्लैंड के किंग का जो टाइटल था एम्पायर ऑफ इंडिया, इंडिया का सम्राट, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब अब इंडिया का कोई एम्पायर नहीं होगा, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री है अब इंडिया। ये थे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 के कुछ फीचर्स। इसके बाद 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि बीच रात यानी कि 12 बजे ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया जाता है और इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ स्वतंत्रता दे दी जाती है। और हम लोग 15 अगस्त को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कुछ बकलोल है धरती में जो एक दिन पहले मना लेता है, तो ऐसे हम लोग को आज़ादी मिल जाती है। इसी बात पे कमेंट में लिख दीजिए भारत माता की जय, और वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।